खालिस्तान पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में पैदा हुआ है। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, चलिए सिलसिलेवार तरीके से इसकी कहानी को आपको समझाते हैं। 2024 वन इंडिया टू 2047 नन इंडिया। ये जो पन्नू है ना, ये अमेरिका की शह पर उड़ रहा है, ना कि कनाडा की शह पर। पन्नू के पीछे अमेरिका कैसे लगा हुआ है और कैसे खालिस्तान को अमेरिका ने पैदा किया और कैसे खालिस्तान को अमेरिका बार बार हवा दे रहा है, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। निक्सन जो इंदिरा गांधी का धुर विरोधी था, उसने इंदिरा गांधी से साजिश रचने के चक्कर में, इंदिरा गांधी को नीचे गिराने के चक्कर में, इंदिरा गांधी का तख्ता पलट करने के चक्कर में खालिस्तानी आंदोलन को पैदा किया। ये जो भिंडरावाला की बात की जाती है ना कि भिंडरावाला ने खालिस्तानी आंदोलन को हवा दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर ताराचंद की बात की जाती है, उन्होंने खालिस्तानी आंदोलन को हवा दी, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक अलग सूबा चाहते थे, अपने राज्य की मांग कर रहे थे, हकों की मांग कर रहे थे। इसलिए वो खालिस्तान नहीं चाहते थे जो खालिस्तान अमेरिका चाहता है। अमेरिका एक्चुअली खालिस्तान नहीं चाहता। अमेरिका खालिस्तान के नाम पर लोगों को मरवाना चाहता है, हिंदुस्तान में स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहता। अमेरिका की क्या साजिश है और कैसे इस साजिश को आज तक अंजाम दिया गया है और कैसे इस साजिश को कनाडा में अंजाम दिया जा रहा है, कैसे ट्रूडो को आगे करके खालिस्तानी खेल खेला जा रहा है, कब अमेरिका ने प्लान किया, कैसे कैसे प्लान आगे बढ़ा और अब कैसे कहां पहुंच चुका है। 1971 26 मार्च शुक्रवार के दिन बांग्लादेश की आज़ादी का दिन था। सबसे ज़्यादा परेशान उस दिन, पाकिस्तान से भी ज़्यादा परेशान अमेरिका था कि हमने पाकिस्तान की पूरी मदद की, फिर भी भारत ने कैसे पाकिस्तान को हरा दिया और 2 टुकड़े कर दिए। अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पागल हो चुका था, दिमाग खराब हो चुका था उसका। भारतीय राजनीति में उसके जासूसों ने उसे सारी जानकारी दी हुई थी, लेकिन फिर भी 1971 की जंग में अमेरिका की बड़ी हार थी। उसका पालतू पाकिस्तान भारत के आगे घुटने टेक चुका था। Virtually insoluble, and the same is true of India, Pakistan, and it's just one of those. And when you get the great powers, अमेरिकी एजेंसी CIA को इंदिरा गांधी को हटाने के लिए नई जिम्मेदारी दी गई। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश तोड़ा, आप भी भारत के अंदर विद्रोह फैलाओ और सिखों को भड़काओ। और इस काम में अमेरिका ने अपना सबसे पहला मोहरा बनाया जगजीत सिंह चौहान को और उसे पैसा देकर पाकिस्तान भेजा खालिस्तानी मुहिम को जिंदा करने के लिए। दरअसल अमेरिका जानता है कि भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा, इसीलिए अमेरिका भारत का इलाज करना चाहता है खालिस्तानी आतंकवाद के जरिए। मतलब वो खालिस्तानी आतंकवाद जिसके जरिए भारत को रोका जा सके। अगर खालिस्तान की ओरिजिनल मांग की जाए ना, तो ये मांग पाकिस्तान से होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पंजाब तो पाकिस्तान के पास है। पंजाब के बंटवारे के समय कुल क्षेत्रफल का लगभग 62% हिस्सा पाकिस्तान के पास गया, जबकि लगभग 38% हिस्सा ही सिर्फ भारत के पास आया। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का क्षेत्रफल लगभग 2,05,344 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में पंजाब राज्य का क्षेत्रफल लगभग 50,362 वर्ग किलोमीटर है सिर्फ। और तो छोड़िए, सिखों के जो महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं, बड़े गुरुद्वारे, नामी गुरुद्वारे, वह भी पंजाब के पाकिस्तान में ही हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, गुरु नानक देव ने अपने जीवन के आखिरी साल यहाँ बिताए थे। ननकाना साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा रोरी साहिब, इतने बड़े गुरुद्वारे पंजाब में, लेकिन खालिस्तान उनको चाहिए हिंदुस्तान से। एक कमाल की बात और है, अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो खालिस्तानी जो तथाकथित खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं, वो 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान की नहीं चाहते। लाहौर में ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब भी नहीं। अमेरिका और पाकिस्तान के पाले हुए लोग क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ी करेंगे? आज तक आपने किसी भी खालिस्तानी को ये कहते हुए सुना कि पाकिस्तान से हम अपने मेन गुरुद्वारे लेंगे, लाहौर लेंगे? औकात ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं के पाले हुए तो हैं ये लोग। अगर उन्हीं का विरोध करेंगे, उन्हीं से मांगने की कोशिश करेंगे, तो इनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए, ये बात को क्लियर कर लीजिए और अपने सिख भाइयों को भी समझाइए कि ये जो खालिस्तानी है ना, ड्रामा करने वाले, ये पाकिस्तान और अमेरिका के एजेंट हैं। मेन तो अमेरिका के हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी अमेरिका की शह पर ही नाचता है और उसी के काम को एग्जीक्यूट करता है, भारत आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत की तरक्की में सिख सबसे बड़ा योगदान करते हैं और इन सिखों को रोक दिया जाए तो भारत की तरक्की को रोका जा सकता है। इसी काम को अमेरिका करता आया है, विदेशों में रह रहे भोले भाले सिखों को भड़काकर। लेकिन अब जो अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई है, ये उन सरकारों से थोड़ी अलग है। ट्रंप युद्ध में और दूसरे देशों में अराजकता फैलाने में विश्वास नहीं करता।
ट्रंप के आने के बाद कम से कम ये तो है कि भारत के विरोध में अमेरिका की भूमि का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप ये देखिए, कनाडा का खालिस्तानी लीडर जगमीत ट्रंप के आने के बाद किस तरह खौफ में है। ट्रंप के आने के बाद खालिस्तानियों की हालत क्या है, आप ये वीडियो देखकर समझिए। To know that now is the time for us to come together to defend Canadian interests. I know that the results of Trump, right now what it looks like Trump's election, is going to have serious impacts on Canadians. So we need to come together. ट्रूडो और ट्रूडो के साथी अब एक होकर रहने में ही अपना भला समझने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो भारत गुरुओं की भूमि है, जिस भारत में सिखों को वो हर कोई अधिकार है जो देश के बहुसंख्यक समुदाय के पास है, तो फिर खालिस्तान की मांग क्यों? हिंदुस्तान का पीएम सिख बन सकता है, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति सिख बन सकता है, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ सिख बन सकता है, हिंदुस्तान का नेवी चीफ सिख बन सकता है, वायुसेना प्रमुख सिख बन सकता है, हिंदुस्तान की हर पोस्ट पर सिख रह सकता है, इलेक्शन कमिश्नर तक सिख बन सकता है। हिंदुस्तान में गुरुद्वारों में जितने सिख जाते हैं उतने ही हिंदू भी जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गुरुओं की निशानियां हैं। देश में सबको बराबर अधिकार, फिर खालिस्तान की मांग में स्पेशल क्या है? क्या खालिस्तान में किसी और धर्म के लिए कोई जगह नहीं होगी? क्या सिर्फ सिखों के लिए होगा खालिस्तान? अगर सिखों के लिए होगा फिर तो ये गुरु परंपरा का ही अपमान होगा, क्योंकि खालसा पंथ में तो सबको बराबरी का अधिकार है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म तो पटना में हुआ है, पटना साहिब गुरुद्वारा है वहां पर। असम में गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हजूर साहिब गुरुद्वारा है। सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यही अंतिम सांस ली थी। इसलिए हिंदुस्तान तो सारा ही गुरुओं की भूमि है। अलग से खालिस्तान की बात करना तो 10 गुरुओं का अपमान है। फिर अलग से खालिस्तान की जरूरत क्यों? हमारे गुरुओं ने तो हिंदुस्तान को एक करने के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। आप उनके बलिदान को खत्म करना चाहते हैं? अगर सही मायनों में देखा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक खालिस्तान है। खालसा यानी कि पवित्र स्थान, यानी कि जगह, वो वाला खालिस्तान, ना कि अमेरिकी एजेंटों वाला खालिस्तान। लेकिन अमेरिकी एजेंटों के दिमाग में खालिस्तान सिर्फ भारत को बांटने की साजिश है, और एक सच्चा सिख कभी भी अपने गुरुओं की धरती को तोड़ने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। अगर खालिस्तान की मांग सही में देखी जाए ना, तो पाकिस्तान से होनी चाहिए। ननकाना साहब वहां, करतारपुर साहब वहां, आधे से ज्यादा पंजाब वहां। जिस हिंदुस्तान के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत दी, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, जिस धरती के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया हो, अगर उसे आप फिर से बांटने की बात करते हैं तो आप एक सच्चे सिख तो कभी हो ही नहीं सकते। ये देश गुरु गोविंद सिंह का देश है। अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी जगजीत चौहान जैसे पैदा हो जाएं, ये बटने वाला नहीं है, क्योंकि ये भूमि स्वार्थ की नहीं परमार्थ की है। तो चलिए आपको अमेरिका के उस काले कारनामे को एक बार फिर से सुनाते हैं। विदेशी धरती से एक अलग सिख राज्य की पहली मांग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उठी थी। 12 अक्टूबर 1971 को अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन देकर खालिस्तान के जन्म की घोषणा की गई थी। इसमें लिखा था, आज हम जीत हासिल होने तक अंतिम धर्म युद्ध शुरू कर रहे हैं। हम अपने आप में एक राष्ट्र हैं। और ये किसने लिखा था? भारत के एक फेलियर पॉलिटिशियन जगजीत सिंह चौहान ने, जो पंजाब में अपनी हार के बाद अमेरिका में भाग गया था। जगजीत सिंह चौहान 1967 से 1969 के बीच पंजाब विधानसभा का उपाध्यक्ष रहा। बाद में वो पंजाब में वित्त मंत्री भी बना। 1971 की बुरी शिकस्त के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खालिस्तानी आंदोलन चलाने के लिए राजी किया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एडिशनल सेक्रेटरी रहे बी रमन अपनी किताब काव वॉइस ऑफ रॉ में लिखते हैं, पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल याहिया खान ने जगजीत सिंह चौहान को पाकिस्तान आमंत्रित किया। वहां उनके गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पंजाब के सिख नेता के रूप में उनका प्रचार किया गया। उनकी पाकिस्तानी यात्रा के दौरान वहां के प्रशासन ने उन्हें पाकिस्तान के गुरुद्वारों में रखे पवित्र सिख दस्तावेज भेंट किए। वो उन्हें अपने साथ ब्रिटेन ले गए और अपने आप को सिखों का नेता दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई शुरू होने से पहले इंदिरा गांधी के निर्देशन पर रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में एक अभियान चलाया था। CIA और ISI ने इसका जवाब देते हुए भारत में सिखों के मानवाधिकार हनन और विदेशों में रह रहे सिखों की समस्याओं के प्रति भारत के उदासीन रवैये को प्रचारित करना शुरू कर दिया। जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क की यात्रा करके स्थानीय मीडिया से मुलाकात की और उन्हें खालिस्तानी आंदोलन की जानकारी दी।
उन बैठकों का आयोजन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय के लोगों ने करवाया, जिसका नेतृत्व उस समय हेनरी किसिंजर कर रहे थे। टेरी मिलिस्की अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में लिखते हैं, 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरे पन्ने का इश्तिहार दिया, जिसमें स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने की बात कही गई थी। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को खालिस्तान का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। बाद में रॉ की जांच में पता चला कि इस विज्ञापन का खर्च वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान के दूतावास ने उठाया था। जगजीत सिंह चौहान इंदिरा गांधी के सत्ता से हटते ही भारत आ गया, लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो जगजीत सिंह चौहान वापस इंग्लैंड चला गया। टेरी मिलिस्की लिखते हैं, 70 का दशक खत्म होते होते आईएसआई की चौहान में दिलचस्पी खत्म होने लगी और उन्होंने दूसरे नए संगठनों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। कनाडा में सिख युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सिख युवा फेडरेशन, बब्बर खालसा जैसे कई संगठनों की स्थापना की। जगजीत सिंह चौहान ने अपने प्रचार अभियान के तहत कनाडा में कथित स्वतंत्र राज्य खालिस्तान के करेंसी नोट और डाक टिकट छपवाए और उनको प्रचारित करने लगा। इस बीच वो ओटावा भी गए। वहां उन्होंने चीनी राजनयिक से मुलाकात कर खालिस्तान आंदोलन के लिए चीन की सहायता मांगी, लेकिन चीनियों ने उनकी बात नहीं मानी और भारत के खिलाफ इस षड्यंत्र में साथ देने से बिल्कुल मना कर दिया। सन 1980 के बाद पाकिस्तान ने उन्हें डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका की उनमें दिलचस्पी बरकरार रही। इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका में एक नया सिख नेता सक्रिय हो गया। उसका नाम था गंगा सिंह ढिल्लो। वो पहले पंजाबी पुलिस के एक अधिकारी थे जो अमेरिका जाकर वाशिंगटन में बस गए थे। बी रमन लिखते हैं, अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने कीनियाई मूल की सिख महिला से शादी कर ली थी, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की पत्नी की नज़दीकी दोस्त थी। अपनी पत्नी की मदद से ढिल्लो जनरल जियाउल का करीबी दोस्त बन गया। उसने वॉशिंगटन में ननकाना साहब फाउंडेशन की स्थापना की और अवसर पर पाकिस्तान जाने लगा। जियाउल हक और ढिल्लो का परिवार इतने नज़दीक आ गया था कि जब भी जियाउल हक वाशिंगटन की यात्रा पर जाता था तो अपनी विकलांग बेटी के साथ होटल में ना रुककर ढिल्लो परिवार के साथ रहा करती थी। वहीं 4 दिसंबर 1982 में बिल्ड्स ने भी खुलासा किया था कि खालिस्तान के चरमपंथियों को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी सहायता दे रही है। इन दावों को लोकसभा में 16 नवंबर 1983 को केंद्रीय गृह मंत्री PC सेठी ने स्वीकार भी किया था। जिस खालिस्तान की मांग होनी चाहिए पाकिस्तान से, उस खालिस्तान की मांग अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर भारत से कर रहे हैं। बताइए कौन सा लॉजिक है? कोई लॉजिक, कोई तर्क? तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि खालिस्तान की जो मांग की जा रही है ना, इसकी असली वजह क्या है, इसके पीछे कौन से षड्यंत्र हैं, वो सब इस वीडियो में अगर आपने देख लिए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल।